आर्थिक विकास, बी पार्ट सेकेंड, आर्थिक विकास। देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के समस्त उत्पादन साधनों के कुशलतापूर्वक विदोहन की प्रक्रिया को आर्थिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। देश की राष्ट्रीय आय के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि, दीर्घकालीन वृद्धि की प्रक्रिया एवं जनता की जीवन स्तर तथा उनके सामान्य कल्याण के सूचकांक को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक विकास के जो चर होते हैं, जो दो प्रकार के हो सकते हैं, आर्थिक चर और गैर आर्थिक चर होते हैं। आर्थिक चरों के अंतर्गत दीर्घकालीन वृद्धि की प्रक्रिया एवं जनता की जीवन स्तर को सम्मिलित किया जाता है। गैर आर्थिक चरों के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एक मात्रात्मक संकल्पना है या अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है, जिसमें मात्रात्मक अवधारणा को राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है, जबकि गुणात्मक अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन या आधारभूत चेंजेज को भी सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक विकास में कृषि की उपेक्षा उद्योगों, सेवाओं, बैंकिंग, विनिर्माण आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक हिस्सा होता है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास के बारे में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आर्थिक विकास का अभिप्राय सामाजिक समरसता से है। उसी प्रकार हमारे अमर्त्य सेन ने कहा था कि आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार से महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जोड़ा है। आर्थिक विकास का मापन राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण इत्यादि से किया जा सकता है। आर्थिक विकास का मापन कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। वो ये कहते हैं, उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास को समय की किसी दीर्घ अवधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। जैसे कि दो देश, इसका जो हम डायग्राम से समझाएंगे, ऊपर डायग्राम दिखाया गया है कि OX अक्ष पर समय है, OY अक्ष पर राष्ट्रीय आय दिखाई गई है। YA एक देश की राष्ट्रीय आय है और YB दूसरे देश की राष्ट्रीय आय है। जब A और B, जब ये दोनों वक्र, एक देश की राष्ट्रीय आय दूसरे देश की राष्ट्रीय आय, दोनों वक्रों को दिखाया गया है, जिसमें दोनों वक्र A बिंदु पर साम्य पर काटते हैं। इस साम्य बिंदु से पहले A देश अधिक विकासशील था और साम्य बिंदु के बाद B देश प्रोग्रेस हो गया। अर्थात ये जो देश B देश है, OT जो हमारा साम्य बिंदु कि A राष्ट्रीय आय में वृद्धि B देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक है, किंतु दीर्घकाल में क्या होता है कि B देश अपनी जो विकास की परियोजना लागू कर देता है और राष्ट्रीय आय की दर में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो वो A बिंदु के बाद जो B देश का जो राष्ट्रीय आय है अधिक हो जाती है, तो YB ग्रेटर देन YA, अर्थात राष्ट्रीय B देश की राष्ट्रीय आय किससे A देश से ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात प्रोफेसर मॉयर के अनुसार कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास का जो दूसरा सूचक है दीर्घ अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से संबंधित है या उसकी वृद्धि से लिया गया है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या उत्पादन में वृद्धि के रूप में आर्थिक विकास की परिभाषा देने के क्षेत्र में अर्थशास्त्री जिसे प्रोफेसर एलिस ने के अनुसार कह सकता है या बुकनेनन ने कहा है कि विकास का तात्पर्य पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय संभाविताओं का विकास करने के लिए ऐसे परिवर्तन लाना है और ऐसे उत्पादक स्रोतों को बढ़ाना है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ाने की संभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार इस परिभाषा में दिखा है कि आर्थिक विकास के लिए वास्तविक आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए, परंतु इसमें कुछ कठिनाई शेष रह जाती है। अगला है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण जो सूचक है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है, आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की परिभाषा दी गई है। ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ आय की असमानता का अंतर भी कम होता है तथा समस्त जन कल्याण की समस्त जन साधारण का अधिमान वक्र है, जो संतुष्टि का वक्र है, वो कैसे होता है, एक प्रकार से उसकी उपभोग वस्तुओं, आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों की जो वस्तुओं सेवा का उपभोग वृद्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात उसका अधिमान वक्र संतुष्ट हो जाता है। प्रोफेसर ओकन के शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक विकास भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ती हुई प्रभाव में प्रतिबिंबित समझा जा सकता है।
इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं हमारे आर्थिक सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकताओं को जोड़कर भी विकास से जोड़ा जाता है। विकास की प्रति व्यक्ति माप से असंतुष्ट होकर 1970 के दशक में आर्थिक विकास विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ ये तो है प्रति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आर्थिक कल्याण की, उनके अलावा भी जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे आर्थिक विकास का सूचक हो सकती हैं, उसके अंदर उन्होंने माना रोजगार को बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, आय तथा धन की असमानता को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की कूटनीति पर बल देना। उनके अनुसार जनसाधारण को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, भोजन, कपड़ा, आवास, काम आदि के रूप में मूलभूत भौतिक सुविधाएं और साथ ही सांस्कृतिक पहचान तथा जीवन में उद्देश्य एवं सक्रिय भाग की भावना जैसी अभौतिक आवश्यकताएं प्रदान करना। उनका मुख्य उद्देश्य गरीबों को मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं प्रदान करके उनकी उत्पादकता बढ़ाना और गरीबी दूर करना होता है। विकासशील देशों में 5 स्टुअर्ड की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करने से उत्पादन निवेश में कमी नहीं होती है। इन विद्वानों ने 9 देशों के सैंपलिंग लिया और अपने अध्ययन में पता चला है कि ताइवान है, दक्षिणी कोरिया है, फिलीपींस है, में उरुग्वे है, थाईलैंड है, के मूल आवश्यकताओं को अच्छा प्रबंध किया गया तो उनकी निवेश अनुपात औसत से अधिक थे, जबकि कोलंबिया है, क्यूबा है, जैमका है तथा श्रीलंका जैसे अच्छी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ औसत निवेश अनुपात भी रखे गए। उन्होंने 9 भिन्न देशों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए कार्यों को औसत से अधिक तथा औसत से कम आर्थिक वृद्धि के साथ संबंध स्थापित किया। इनमें ताइवान, दक्षिणी कोरिया तथा इंडोनेशिया ऐसे देश थे जिन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ औसत से अधिक आर्थिक वृद्धि भी की। ब्राज़ील में मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया तथा औसत से आर्थिक वृद्धि की, जबकि दूसरी ओर सोमालिया है, श्रीलंका है, क्यूबा और मिस्र की आर्थिक वृद्धि औसत से कम रही। हालांकि मूलभूत आवश्यकताओं की अतिपूर्ति की केवल एक देश मालदीव ने मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ औसत से कम आर्थिक वृद्धि प्राप्त की। निष्कर्ष ये निकलता है कि मूलभूत आवश्यकताओं के अधिक प्रावधान से आर्थिक वृद्धि भी हुई है। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं लक्ष्यों से संबंधित हैं और आर्थिक वृद्धि इन लक्ष्यों को पालने का साधन है। अतः आर्थिक वृद्धि तथा मूलभूत आवश्यकताओं में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गाल्डस्टीन ने शिशु मृत्यु दर के माध्यम से आर्थिक वृद्धि तथा मूलभूत आवश्यकताओं के बीच में गहरा संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि शिशुओं की मृत्यु दर को 5% से कम रखने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जीडीपी का स्तर आवश्यक है। जो देश अपनी जीडीपी का एक बड़ा भाग अथवा प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है वे अधिक कुशल होते हैं, क्योंकि इस प्रकार वे शिशु मृत्यु दर घटाने में सफल हुए हैं या हो जाते हैं। विकासशील देश प्राथमिक स्कूल शिक्षा तथा महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। वे इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम खर्च करके भी अधिक विकास कर सकते हैं। हिक्स ने अपने अध्ययन में ये दर्शाया कि कई विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि की दर मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति द्वारा बढ़ी है। थैंक यू दोस्तों।